हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 के अल्टरनेटिव इंग्लिश का एक कप ऑफ टी, जो कि लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। ये लेसन का फुल एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं इस लेसन के बारे में। तो ये लेसन को जानने से पहले आप लोग को ऑथर के बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑथर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं पहले ऑथर के बारे में। तो ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं, ये है कैथरीन मैन्सफील्ड, जिन्होंने ए कप ऑफ टी लिखा है। तो उनका जन्म हुआ था न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में 1888 के 14 अक्टूबर में। याद रखिए, ये मार्क कर रखिए आप लोग। उसके बाद उनके कुछ सिबलिंग्स के नाम आप लोग वो भी याद रखिएगा, जैसे कॉमन जो सिबलिंग्स हैं उनके लेस्ली, हिरोन ब्यूचेप, जेनी ब्यूचेप, चार्लोट ब्यूचेप एक्सेट्रा। उसके बाद उनके जो स्पॉज थे यानी कि हस्बैंड, वो थे जॉन मिडिल्टन मूरी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हर एक इंसान के लाइफ में कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर यानी कि कोई ना कोई एक इन्फ्लुएंस करता है लाइफ में। उसी तरह कैथरीन मैन्सफील्ड को भी उनके लाइफ में इन्फ्लुएंस करने वाले ऐसे 3 व्यक्ति थे, जो कि एंटोन चेखोव, जॉर्ज गुर्डीजेफ एंड बेट्रिक हेस्टिंग्स। ये तो मैं आप लोग को दूसरे स्लाइड की ओर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे एंटोन चेखोव, जॉर्ज गुर्डीजेफ और बेट्रिस हेस्टिंग्स के बारे में कुछ नोट्स मतलब आप लोग के लिए तैयार किया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि हर एक इंसान के मतलब लाइफ में कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर होता है। तो जैसे कि कैथरीन मैन्सफील्ड के लाइफ में भी ऐसे ही 3 मतलब शख्स जो कि गहरा प्रभाव उन पर डालते थे। जैसे कि एंटोन चेखोव, जो कि आपके रशियन प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, राइटर हु इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑल टाइम। और उन्हें उस समय का प्रख्यात मतलब विख्यात एक राइटर कहा जाता था। तो आप लोगों को भी ध्यान दीजिएगा, एंटोन चेखोव जो कि रशिया के मतलब निवासी थे। एंटोन चेखोव रोट 14 प्लेज, बट द फॉलोइंग 4 आर हिज मोस्ट क्रिटिकली एक्लेम्ड वर्क्स लाइक। अब देखिए, हर एक लेखक या मान लीजिए राइटर के मतलब कि जीवन में उनके कुछ ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं उनके, और सबसे मतलब फेमस या मान लीजिए मोस्ट मतलब कि एक्लेम्ड जो वर्क होता है उसमें से, ऐसे तो उन्होंने 14 प्लेज मतलब कि लिखा था, लेकिन उनमें से सबसे हिट यानी कि अच्छा जो था वो था आपका द सीगल, अंकल वेनिया, थ्री सिस्टर एंड द चेरी ऑर्चर्ड। ये चारों काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके मतलब कि वर्क थे। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और ये आप लोग पिक्चर देख सकते हैं एंटोन चेखोव का। उसके बाद जो अगले जो राइटर थे वो थे आपके जॉर्ज गुर्डीजेफ, जिन्हें सदगुरु यानी कि आप जानते होंगे स्पिरिचुअल लीडर, सदगुरु ने उन्हें रास्कल सेंट का नाम से मतलब कि संबोधन किया। जॉर्ज गुर्डीजेफ का पूरा नाम था आपका जॉर्ज इवानोविच गुर्डीजेफ, जो कि आर्मेनियन फिलोसोफर थे। ना केवल फिलोसोफर बल्कि एक स्पिरिचुअल टीचर होने के साथ साथ कंपोजर और राइटर भी थे। गुरुजीफ taught that people are not conscious of themselves and thus live their lives in a state of hypnotic waking sleep, but that it is possible to awaken to a higher state of consciousness and serve our purpose as human beings. He became a phenomenon in the knowledge of languages. गुडिजेफ who then spoke 18 languages. अब देखिए, ये जो जॉर्ज गुडिजेफ हैं, इनके विषय में आप लोग को ज़्यादा ध्यान देने वाला जो हाईलाइट का विषय है वो है आपका, इनका पूरा नाम जो है वो है आपका जॉर्ज इवानोविच गुडिजेफ, जो कि आर्मेनियन फिलोसोफर थे। और ना केवल फिलोसोफर बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। और उसके बाद इन्हें लगभग 18 लैंग्वेजेस आते थे मतलब बात करने के लिए। तो इनसे मतलब कि कैथरीन काफ़ी प्रभावित हुई थी। आई होप आप लोग को याद रहेगा। अगली इन्फ्लुएंसर हैं बेट्रिस हेस्टिंग्स। बेट्रिस हेस्टिंग्स वॉज द पेन नेम ऑफ इमिली एलाइस हेग,
जिनका जन्म हुआ था आपका 1879 में और इनका देहांत हुआ था 1943 में, याद रखिएगा। जो कि एक इंग्लिश राइटर थी, लिटरेरी क्रिटिक थी, जो कि पोइट एंड थेसोफिस्ट जिसे कहा जाता है। हर वर्क वॉज इंटीग्रल टू ब्रिटिश मैगजीन द न्यू एज विच सी हेल्प्ड एडिट अलॉन्ग विथ हर लवर AR ओरेज प्रियोर टू द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और वो ब्रिटिश मैगजीन के लिए काम करती थी, याद रखिएगा, जिसका नाम था द न्यू एज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप लोग के लिए कि कौन से मतलब कि मैगजीन में वो काम करती थी। तो ये जो 3 व्यक्ति थे, इन 3 व्यक्तियों का प्रभाव कैथरीन अकॉर्डिंग टू लेसन। तो आई होप आप लोग को ये जो इन्फ्लुएंसर के बारे में मैंने कहा आप लोग को याद रहेगा। कैथरीन मैनस्फील्ड के पेरेंट्स का नाम था हेरोल्ड ब्यूचैम्प एंड एनी ब्यूचैम्प, याद रखिएगा। जैसे कि ए नोबलिस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, कैथरीन मैनस्फील्ड वाज बोर्न लिव्ड फ्रॉम 1888 टू 1923। यानी कि जो कैथरीन मैनस्फील्ड थी वो एक नोबलिस्ट थी, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उनका जन्म हुआ था 1888 में और उनका देहांत हुआ था 1923 में। सी मेड फ्रेंड्स विथ D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया उल्फ एंड अदर नोटेबल पीपल आफ्टर रिलोकेटिंग टू इंग्लैंड। यानी कि जब वो रिलोकेट होकर इंग्लैंड आई तो उसके बाद उन्होंने ये लोगों के साथ दोस्ती किया। तो ये भी आप लोग याद रखिए कि किन किन व्यक्तियों के साथ कैथरीन मैनस्फील्ड ने दोस्ती किया था, ये भी आ सकता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर रखें। Her poems and short tales, which mostly concentrated on existentialism, were very well received. She is one of the most significant and influential writer of the modernist movement and had a significant impact on the growth of the short story as a literary genre. और उनके जो बेस्ट सेलर बुक बोल सकते हैं हम लोग, जो कि लिटरेरी जेनर प्रिल्यूड और ब्लिस काफ़ी मतलब कि चर्चित रहे थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद कैथरीन मैनस्फील्ड wrote short stories, poetry, letter, journals and reviews and she regarded as the center figure in British modernism। उसके बाद देखिए जो कैथरीन मैनस्फील्ड थी वो केवल पोएम या स्टोरी लिखने में सीमित नहीं थी, वो बल्कि शॉर्ट स्टोरी, पोइट्री, जर्नल रिव्यू ये सारे करने में काफ़ी माहिर थी। इसके लिए वो ब्रिटिश में यानी कि इंग्लैंड में काफ़ी चर्चित हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 3 स्टोरी कलेक्शन वेयर पब्लिश्ड व्हाइल शी वाज अलाइव। और जब 3 stories collections were published while she was alive and 2 posthumously। यानी कि उनके जीवित काल में 3 स्टोरी कलेक्शंस पब्लिश हुए थे और उनके मृत्यु पर्यंत 2 स्टोरियाँ यानी कि पब्लिश हुए थे, याद रखिएगा। तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट कैथरीन मैनस्फील्ड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस लेसन के बारे में, ए कप ऑफ टी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब देखिए जो लेसन है ए कप ऑफ टी, जो कि कैथरीन मैनस्फील्ड ने लिखा है। तो ये जो लेसन है तो इसके कुछ कैरेक्टर्स आप लोग को जानने बेहद ही जरूरी। तो इस कहानी में यानी कि ए कप ऑफ टी में टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं, जो कि रोजमेरी फेल, उसके बाद फिलिप फेल यानी कि रोजमेरी के हस्बैंड एंड देन मिस स्मिथ। तो ये तो 3 कैरेक्टर्स हैं। तो इनके बारे में ये पूरा स्टोरी प्लॉट हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ को याद रखिएगा कि इस कहानी में रोजमेरी फेल, फिलिप फेल और मिस स्मिथ का किरदार यहाँ पे इस स्टोरी में आएगा। और देखिए जो ए कप ऑफ टी है, ये इसका मेन जो थीम है वो थीम है आपका मेटेरियलिज्म एंड क्लास, फेमिनिज्म एंड एनवी एंड इनसिक्योरिटी। मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग को, वो है आपका मेटेरियलिज्म एंड क्लास, फेमिनिज्म, उसके बाद एनवी एंड इनसिक्योरिटी। देखिए जो मेटेरियलिज्म एंड क्लास है इसका मतलब क्या है, इसको आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। अगर हम लोग इस वर्ड का अगर हिंदी में इसका अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है भौतिकवाद अथवा जड़वाद। यानी कि मेटेरियलिज्म मीन्स पुटिंग ऑल इम्पोर्टेंस ऑन स्टाफ। यानी कि अगर आप लोग के जो सामान्य हैं, वस्तुएं हैं, उसके ऊपर अगर आप लोग पूरा मतलब कि इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व दे रहे हैं, उसे मेटेरियलिज्म कहा जाता है। और क्लास तो आप जानते ही होंगे, मतलब कि एक डिस्क्रिप्शन टाइप का हो गया, यानी कि श्रेणी हाई क्लास या लो क्लास, उस तरह के डिस्क्रिप्शन करने को क्लास कहते हैं। देन आपका अगला जो थीम है वो है फेमिनिज्म, यानी कि इसका मतलब होता है नारीवाद या तो नारी आंदोलन कह सकते हैं हम लोग। इट इज़ नथिंग बट ए बिलीफ इन एन एडवोकेसी ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ द सेक्सेस एक्सप्रेस्ड स्पेशली थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। जो कि यानी कि वुमेन जो है स्पेशली इसको एक्सप्रेस करते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक था वो था एनवी,
यानी कि एनवी का मतलब क्या होता है, जलन करना, ईर्ष्या करना, मतलब कि किसी और के ऊपर, और के मतलब कि ब्यूटी को लेकर, या मान लीजिए दूसरों के प्रॉपर्टी को लेकर, या मान लीजिए ऐसे हर तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, चाहे वो सो जेलस अबाउट समथिंग, याद रखिएगा। देन आपका जो अगला पॉइंट है वो इनसिक्योरिटी, यानी कि असुरक्षित महसूस करना, यानी कि अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करना, या मान लीजिए सिक्योर फील ना करना, तो इसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी। तो ये तो था आपका इस चैप्टर का मतलब कि मेन थीम। तो आई होप आप लोगों को याद रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं इस सेशन की अब समरी की ओर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए देखते हैं समरी। A Cup of Tea is a short story by Catherine Mansfield, published in 1922. Mansfield was a writer of short stories and poetry as well as letters. Her work frequently focused on relationships and political themes such as war and class structure. In this story, Mansfield uses a simple request for money to purchase a cup of tea to propel a plot that examines themes such as social class, materialism, jealousy, and both the role and fate of women in society. अर्थात एक कप ऑफ टी 1922 में प्रकाशित कैथरीन मैन्सफील्ड की एक लघु कहानी है। ये आप लोग ध्यान दें। मैन्सफील्ड लघु कथाओं और कविताओं के साथ साथ पत्रों की लेखिका भी थी। उनका काम अक्सर रिश्तों और युद्ध और वर्ग संरचना जैसे राजनीतिक विषयों पर केंद्रित होता था। इस कहानी में मैन्सफील्ड एक कप चाय खरीदने के लिए पैसे के एक साधारण अनुरोध का उपयोग एक कथानक को आगे बढ़ाने के लिए करती हैं। ये आप लोग ध्यान दें कि कहानी कैसे शुरू होता है, जो कि सामाजिक वर्ग, भौतिकवाद, ईर्ष्या और समाज में महिलाओं की भूमिका और भाग्य दोनों जैसे विषयों की जांच करता है। तो वो जो उनका जो प्लॉट है, यानी जो कैरेक्टर है, वो इस कहानी को मतलब कि ज़्यादा निखारता है, उभारता है। तो इसीलिए उन्होंने जो पात्र है ऐसा ही चुना है और इस कहानी का बनाता है। रोजमेरी फेल, ए वेरी रिच एंड वेल ऑफ वुमन हु हैज़ बीन मैरिड फॉर 2 years to a very rich and devoted man, Mr. Phillips Fell, spends her day out shopping at some west corners of London in the finest of shops. She visits an ingratiating antiquity dealer's shop that shows her a beautiful small blue velvet box. Rosemary is taken by the beauty of the piece of art but decides not to buy it and asks the shopkeeper to save it for her. अर्थात रोजमेरी फेल एक बहुत अमीर और संपन्न महिला थी, जिनकी शादी 2 साल पहले एक बहुत ही अमीर और समर्पित व्यक्ति श्री फिलिप्स फेल के साथ हुई थी। दोनों अपना दिन लंदन के कुछ पश्चिमी कोनों में बिता रहे थे, जहाँ समय जब वो घूम रहे थे तो वहाँ पे कुछ बेहतरीन दुकानें थी जहाँ पर वो खरीदारी कर रहे थे। वहाँ पे एक आकर्षक प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी, जहाँ पर विक्रेता उन्हें दुकान पर बुलाते हैं और छोटा सा मतलब नीला मखमली बक्सा दिखाते हैं। रोजमेरी कला के मलाईदार टुकड़े की सुंदरता से प्रभावित हो जाती है और वो नीला मखमली बक्सा देखकर रोजमेरी काफ़ी प्रभावित होती हैं, लेकिन इसे न खरीदने का फैसला करती हैं और दुकानदार से इसे अपने लिए बचाने के लिए कहती हैं। मतलब वो बाद में आकर खरीदेंगी, ऐसा वो उस दुकानदार से कहती हैं। तो इससे हमें एक बात स्पष्ट होता है कि रोजमेरी अमीर होते हुए भी, रिच होते हुए भी काफ़ी कॉन्शियस थी, यानी इकोनॉमिकल थी खर्चे के मामले में। तो ये बात हम लोग इस मतलब लाइन से हमें जानने को मिलता है कि वो दुकानदार से उस सामान को रखने के लिए बोल रही थी कि वो बाद में आकर खरीद देंगी, अभी उन्हें मतलब नहीं खरीदना है। आउट शी कम्स फ्रॉम द शॉप इन टू द रेन एंड एज शी रीचेस टुवर्ड्स द कार ए गर्ल अप्रोच हर आस्किंग हर टू पे फॉर द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ टी. Rosemary asks the girl to come home with her for a tea, finding it an opportunity of adventure, an experience just like she read in books and stories of Dostoevsky. Wanted to show the girl that rich people do possess mercy. The girl agrees apart from her great fears to ride with Rosemary in her car. अर्थात वो बारिश में जब दुकान से निकलती हैं रोजमेरी, मैं रोजमेरी का बात कर रहा हूँ, और जैसे वो अपने कार में पहुँचती है, वहाँ पर अचानक से एक लड़की आ जाती है उनके पास, और वो लड़की रोजमेरी से सीधे एक कप चाय का मतलब भुगतान करने को कहती है, यानी पैसे मांगती है। तो रोजमेरी चकित हो जाती हैं। अब आप भी मतलब मान लीजिए उसकी जगह पर अगर आप भी होते तो आप भी एस्टोनिश यानी कि चकित हो जाते, क्योंकि कोई आपको आकर पैसे मांगता है फिजूल के, तो आप भी मतलब चौंक जाते हैं। रोजमेरी ने लड़की को अपने साथ चाय के लिए घर आने के लिए कहा, लेकिन रोजमेरी ने उसे
इग्नोर ना कर कर या मान लीजिए उसे धमका कर या गाली ना कर कर उसे चाय के लिए अपने घर में बुलाया। तो इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि रोजमेरी कहीं ना कहीं काइंड हार्टेड एक वुमन थी, जिससे कि वो उस लड़की को चाय के लिए बुलाया उन्होंने। तो आप लोग इस सब चीज़ को पॉइंट आउट कर कर रखें। उसे यह रोमांच और अनुभव का अवसर लगा, जैसा कि उसने दोस्तोव्स्की की किताबों और कहानियों में पढ़ा था। वो लड़की को दिखाना चाहती थी कि अमीर लोगों में दया होती है। लेकिन देखिए, आप लोग को बताया था कि रोजमेरी फेल कहीं ना कहीं काइंड हार्टेड वुमन रही होंगी, या मान लीजिए काइंड हार्टेड वुमन है। लेकिन देखिए वो क्यों ऐसा कर रही हैं, क्योंकि उन्हें रोजमेरी को थोड़ा एडवेंचर पसंद था। यानी कि वो दिखाना चाहती थी, मतलब थोड़ा मतलब एक अपना क्लास, यानी कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ये जो कहानी है, थीम जो बेस है वो, यानी कि वो उस लड़की को नीचा दिखाना चाहती थी, या मान लीजिए उसे मतलब दिखाना चाहती थी कि जो जो मतलब कि अमीर लोग होते हैं उनमें भी दया भाव होता है। तो वो तो उसे हेल्प करना चाहती थी, मान लीजिए, या ट्रीट देना चाहती थी। लेकिन उनके अंदर जो एक मतलब अहंग भाव जो था, यानी कि जो उस चीज़ को दिखाता है कि मतलब अमीरीपन का जो रोब दिखाना चाहती थी, उनके अंदर कहीं ना कहीं काइंड हार्टेड जो मतलब कि एक दया भाव था। लेकिन ये जो दया भाव था वो मतलब कि एक जो हम लोग आम आदमी, जो एक गरीब आदमी जो होता है उसके प्रति जो सहानुभूति होता है वैसा टाइप का नहीं था, मतलब कि एक दिखावे के टाइप का था मतलब। तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि यानी कि वो घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि वो अपने से छोटे, या मान लीजिए अपने से लोअर क्लास को कैसे ट्रीट करना है वो भी मतलब वो भूल गई थी। इसीलिए वो उस लड़की को मतलब दिखाना चाहती थी कि हम लोग किस कैटेगरी के लोग हैं, या मान लीजिए कि हमारे अंदर भी दया भाव होता है, मतलब वो थोड़ा उसको झुकाना चाहती थी। ऐसा इस लाइन से हमें पता चलता है। लड़की अपने बड़े डर के बावजूद रोजमेरी के साथ उसकी कार में यात्रा करने के लिए सहमत हो जाती है। लेकिन जो लड़की, एक गरीब लड़की जो थी, वो रोजमेरी फेल के साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है। वो घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी रोजमेरी का अटायर जो गेटअप था, लुक्स देखकर वो मतलब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। As they reach the house, Rosemary takes the poor girl to her room and asks her to sit by the fire. She helps her take off her coat and tries to soothe her. As she tries to proceed further, the girl cries out that she cannot stand it anymore, fearing that she will faint out of hunger. Rosemary hurriedly orders tea. यानी कि जैसे ही वे घर पहुंचते हैं दोनों, रोजमेरी उस गरीब लड़की को अपने कमरे में ले जाती है और उसे आग के पास बैठने के लिए कहती है, क्योंकि वो काफ़ी मतलब डरी हुई थी और मतलब कि ठंड में कँप रही थी। वह उसका कोट और टोपी उतारने में उसकी मदद करती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लड़की चिल्लाती है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी कि उसे यह डर है कि वह भूख से बेहोश हो जाएगी। रोजमेरी ने जल्दी से चाय का ऑर्डर दिया, यानी कि वो लड़की काफ़ी भूखी थी, इसीलिए वो भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो रोने लग गई या चिल्ला रही थी। The girl provides with tea and sandwiches while Rosemary lights a cigarette, keen to know the story of the girl. Rosemary starts up a conversation with her, which is unintentionally interrupted by her husband. He is surprised to see the stranger in the room and asks his wife to talk to him privately. अर्थात लड़की को चाय और सैंडविच उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि रोजमेरी उस लड़की के लिए सैंडविच और चाय का व्यवस्था करती है, जबकि रोजमेरी अपने लिए सिगरेट जलाती है। लड़की की कहानी जानने की उत्सुकता में रोजमेरी ने उसके साथ बातचीत शुरू की, यानी कि ऑब्वियसली अब रोजमेरी को मतलब एक क्यूरियोसिटी था कि वो लड़की कौन है। उसने रोजमेरी को पैसे के डिमांड किए, मान लीजिए उस चाय का भुगतान करने को कहा, तो वो सारा चीज़ मतलब माजरा जानना चाहती थी। तो इसीलिए उससे बात करने के लिए उसने जब कॉन्वर्सेशन शुरू किया, जिसे उसके पति ने अनजान में बाधित कर दिया, यानी कि आकर इंटरप्ट कर दिया। और जब वो लड़की को घर में देखता है, एक अनजान लड़की, तो चकित हो जाता है कि वो अनजान लड़की कौन है और क्यों इसे लाई हो, ऐसा प्रश्न वो अपनी मतलब पत्नी से करना चाहता है। इसीलिए वो उसे प्राइवेट में, यानी कि अकेले में बुलाना चाहता है और बात करना चाहता है। They enter the library. Phillips begins to inquire about the matter. To this, Rosemary replies that she is just helping the poor lady whom she picked up from the street. Her husband tries to tell her that she cannot have a stranger in the house. Facing a refusal, Phillips points out that the lady is remarkably pretty, giving a rise to insecurities of Rosemary. अब इसे देखिए, जब फिलिप आश्चर्यचकित हो जाता है उस लड़की को घर में पाकर, तो वो अपनी पत्नी को, यानी कि रोजमेरी को
अकेले में बुलाता है बात करने के लिए और वो पूछता है कि ये लड़की कौन है और तुमने इसे मतलब कहाँ से लाया है। तब वो कि मैं इस लड़की को मदद करना चाहती हूँ, काफ़ी गरीब लड़की है और इसे मैं हेल्प करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने इसे रास्ते से उठा कर लाया। तो उसके पति बोलते हैं कि ये तुमने गलत किया, किसी अनजान लड़की को घर पर लाना अलाउ नहीं है। तभी दोनों में एक बहस शुरू हो जाता है और इस चीज़ को शांत करने के लिए फिलिप अपनी पत्नी को बोलते हैं कि वो लड़की काफ़ी सुंदर है, ऐसा बोलकर मतलब इस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं रोजमेरी ये बात सुनकर उस लड़की को वहाँ से जाने को कह दे। जैसे ही वो लाइब्रेरी में प्रवेश करते हैं, फिलिप्स मामले के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देता है। इस पर रोजमेरी जवाब देती है कि वह सिर्फ उस गरीब महिला की मदद कर रही है जिसे उसने सड़क से उठाया था। उसका पति उसे यह बताने की कोशिश करता है कि वह घर में किसी अजनबी को नहीं रख सकती। इनकार का सामना करते हुए फिलिप्स बताते हैं कि महिला उल्लेखनीय रूप से सुंदर है, जो रोजमेरी की असुरक्षाओं को बढ़ा रही है। यानी कि उन्हें रोजमेरी को कहीं ना कहीं डर लगता है कि वो लड़की को अगर घर में रखा तो फिलिप्स कहीं उनसे संपर्क में ना आए। तो इस डर से रोजमेरी उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो इससे यहाँ पे एक बात आप लोग को मिला होगा कि इनसिक्योरिटी का तात्पर्य क्या है, मैंने पहले आप लोगों को बताया था। तो किस तरह से रोजमेरी को इनसिक्योरिटी का महसूस हुआ जब फिलिप ने अपने पत्नी को काउंटर करते हुए उस लड़की का एग्जाम्पल देते हुए मतलब ये कन्वर्सेशन को ख़त्म करना चाहा, तब रोजमेरी को कहीं ना कहीं लगा कि इस लड़की को घर से मतलब कि भगाना ही बेस्ट रहेगा। आफ्टर द गर्ल लीव्स द हाउस, रोजमेरी जॉइन्स फिलिप्स बैक in the library and asks him if she could buy the velvet box, which was not what she wished to ask. After a pause, she whispered, "Am I pretty?" अर्थात लड़की के घर छोड़ने के बाद रोजमेरी लाइब्रेरी में वापस फिलिप्स के पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या वो मखमली बक्सा खरीद सकती है जो वह नहीं मांगना चाहती थी। कुछ देर रुकने के बाद वो फुसफुसाती है, क्या मैं सुंदर हूँ? यानी कि उसे काफ़ी मतलब कि रिग्रेट होता है रोजमेरी को कि क्यों उसने वो मतलब वेलवेट बॉक्स जो था वो नहीं लिया, और वो फुसफुसाने लगती है और अपने पति से पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ, ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। देखिए जो कहानी है ये पढ़कर हमें क्या पता चलता है, या मान लीजिए किस तरह के हमारे मन में मतलब कि इसका जो ये कहानी का मतलब कि चित्र उभरता है। थीम दैट अराइजेस आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जेलसी एंड इनसिक्योरिटी, मेटलिज्म, क्लास डिस्टिंक्शन एक्सेट्रा। अर्थात इस कहानी को पढ़ने के बाद जो विषय उभरता है वो है दिखावा बनाम हकीकत। यानी कि हम कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, इस तरह दिखावा बनाम हकीकत, ईर्ष्या और असुरक्षा, भौतिकवाद, वर्गभेद इत्यादि। तो ये सारे जो मतलब कि इस कहानी में जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह के मतलब कि जो थीम है यानी कि विषय उभरता है जो कि हमारे लिए इस पार्ट को और रोचक और इंटरेस्टिंग बनाता है। और आप लोग को ये चीज़ काफ़ी ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चंस में आ सकता है कि एक एक मतलब कि थीम के बारे में आप लोग को एक्सप्लेनेशन करना आ सकता है, तो आप लोग इस चीज़ को लर्न कर कर जाएँ। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो ये कहानी है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। तो इसका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और क्वेश्चन आंसर मैं दूसरे वीडियो में जल्दी लाऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहें, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।